बिहार में भीषण हादसे की खबर आ रही है। बड़ा हृदय विदारक हादसा बताया जा रहा है। जब एक नाव ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जा रही थी, नाव में 25 लोगों के करीब लोग सवार थे और वो नाव बीच नदी में डूब गई। नाव डूबने के बाद जो टीमें पहुंची हैं, गांव वाले पहुंचे, उन्होंने 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। बताया गया है कि 25 से अधिक लोग नाव में सवार थे। अत्यधिक वजन के कारण नाव डूब गई और 5 ही लोगों को सही सलामत निकाला गया है। 20 लोगों की खोज जारी है। गोताखोर, एनडीआरएफ और आसपास के लोगों का मजमा उमड़ा हुआ है। यह हादसा बगहा के गंडक नदी में हुआ, जहां की नाव डूबने से नाव में अत्यधिक लोगों के सवार होने के कारण बताया जा रहा है नाव डूब गई। और नाव डूबने के बाद लापता लोगों में सिर्फ 5 लोगों को निकाला जा सका है। बाकी जितने भी लोग थे, 20 थे, 21 थे, 22 थे, वो अभी तक लापता है। खोज जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुआ करते हैं हम कि जो लोग लापता हैं वो सही सलामत सुरक्षित गोताखोरों के या किनारे आ जाएं। ईश्वर उनकी रक्षा करे। लेकिन आज भी बिहार इतना विकसित हुआ है कि नाव तक में ओवरलोडिंग होती है, लोग मर जा रहे हैं। पुला नहीं बन पाया, फिर भी नीतीश कुमार या और भी जो भी सरकारें हैं देश की, बिहार की, ये सभी विकास की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अगर ब्रिज बन पाता तो क्या ये 25 मौतें होती? क्या ये नहीं टाली जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी। लेकिन सरकार केवल और केवल ढोल पीटने का काम कर रही। जनता के हित का काम करना सरकार ने बंद कर दिया है। बिहार की हालत ये है कि सड़कें हैं नहीं, सड़कें कब की गड्ढे में चली गई है। मुख्यमंत्री के बैनर पोस्टर पर वो सड़कें चकाचक दिखी जा सकती हैं। तो अगर ब्रिज बन जाता तो क्या ये नाव डूबता? क्या लोगों को नाव जैसे जीवन को हथेली पर रखकर बरसात के समय, अभी नदियों में उफान आया हुआ है, लेकिन शहर नहीं जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। और 25 लोग, 27-28 लोग एक नाव पे चढ़ के पार होने को लाचार हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। बस सहानुभूति के 2 शब्द देगी, खाना पूर्ति के, और फिर मामला टाटा फिश हो जाएगा। अस्थाई समाधान नहीं ढूंढना है कि ऐसा नाव एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि नाव से तब जाना पड़ रहा। अगर नाव की जगह ब्रिज से जाना पड़ता तो ये दुर्घटना ही नहीं होती। खैर, यहाँ के लोगों को भी यही चाहिए होता है, यही हो रहा है। नीतीश जी के सुशासन राज में पटना सिटी के अगमकुआं के भूतनाथ रोड पर अभी दिन में भरी सड़क के बीच अपराधियों ने, इतने बेखौफ अपराधी के हथियार सटाकर 3 लाख रुपए लूट लिए। कहाँ? तो पटना सिटी के अगमकुआं के भूतनाथ रोड पर ये जस्ट अभी घटना हुई है, जहां अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट। वहीं बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के परम प्रिय उपेंद्र कुशवाहा इशारे में लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, हमला जारी है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि जातीय जनगणना के बारे में भाजपा क्या सोचती है। जैसे कि नीतीश जी 11 सदस्य के साथ अभी पीएम से मिले, पीएमओ में जाकर उसमें प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी थे, अजीत शर्मा थे, कांग्रेस के विधायक होते हैं, और कई महत्वपूर्ण जीतन राम मांझी थे, मुकेश सैनी थे, महबूब आलम थे। ऐसे नेताओं ने जाकर पीएमओ में प्रधानमंत्री से मिलकर बिहार के जनता की भावना से उन्हें अवगत कराया कि बिहार में जो है जातीय जनगणना, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो देश के अंदर। तो ये बात जो इन्होंने प्रस्ताव रखा, उस पर प्रधानमंत्री ने, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुना। अब देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री महोदय इस बात को मन की बात में बोलते हैं या इसको लागू भी करते हैं। लागू करने के आसार नजर नहीं आ रहे। भाजपा के कई कोटे के मंत्री जो बिहार सरकार में हैं, ये मैदान जंग में आ गए हैं। इनका कहना है कि जातीय जनगणना कराने से देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। अभी देश एकीकृत है ना, एक ही पंक्ति में देश में जो है पंक्तिबद्ध खाते हैं। चमार भी, डोम भी और ब्राह्मण भी, राजपूत भी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित सब। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। कहां से लाते हैं इतना सूटियापा? ये कहां से इतनी तिगलई लेकर आते हैं, मेरे समझ में नहीं। वो आरक्षण का विरोध ही करेगी,
आरएसएस का मैनिफेस्टो है, उसको अगर चीड़ है तो समानता से चीड़ है भैया। लड़ाई यही है कि उसको समानता से चीड़ है। उसका है कि जैसे वर्ण विभेद से चल रहा था वैसे चलना चाहिए। फलाने ने कह दिया है वो ब्राह्मण है, उसके मुंह से निकल गया तो वो कानून होना चाहिए। वो उस व्यवस्था के लोग हैं, वो कभी आपको आरक्षण के बात पर समर्थन नहीं कर सकते, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनके बाप बैठे हैं आरएसएस के सवर्ण। तो खैर ये उनका आपसी का मामला है, उपेंद्र कुशवाहा और उनका घर के अंदर जो हाड़ी ढंढना रही है, इसकी ढंढनाहट अभी 11 सदस्यीय कमेटी में भी देखने को मिली। सर्वदलीय कमेटी थी, सभी दल के लोग थे, एक भाजपा को छोड़कर। मुझे लगा कि नीतीश जी सबको लेकर जो गए हैं तो ये जातिवार जनगणना की मांग करने गए हैं या नरेंद्र मोदी को बताने गए हैं कि बिहार में देख लो भैया, सारे गुजराती पे जब नहीं चलने वाली। मेरा फिर अंतरात्मा से आवाज आ रहा है, कभी भी मैं बदल सकता हूँ, राजगीर में है ये है। जब भी अंतरात्मा से आवाज आई है सीएम की तो राजगीर में आई है। अभी फिर राजगीर पहुंचे किसी कारण से बिहार पुलिस वाले, तो हो सकता है वहां अंतरात्मा से आवाज आ जाए, अच्छी जगह है, पर्यटन स्थल है, वहां जाके वो बड़ा आनंद से सोचते हैं। तो खैर जो भी बात होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी सहित भाजपा के गठबंधन के सारे दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के। ये हालत है। देखिए अब जातिवार जनगणना कराकर आरएसएस को नाराज करने की औकात तो वर्तमान सरकार में नहीं है, मुखिया में। तो मैं कह रहा था कि मनमोहन सिंह को कहते थे मनमोहन सिंह, लोगों को दिक्कत थी भारत की जनता को। मनमोहन जी बोलते नहीं, अरे उनका काम बोलता था, इसका जुबान बोलता है बस। मनमोहन का काम बोलता था, जादूगर का जुबान बोलता है, साइंटिस्टों का काम बोलता है। जब काम फाइनल होता है तो साइंटिस्ट के बारे जाना जाता है। मिसाइल किसने बनाई तो अब्दुल कलाम आजाद साहब ने बनाई। न्यूक्लियर का किसने किया तो ये बात है कि उनका वैज्ञानिक का अनुसंधान उनका काम बोलता है, वो कभी जुबान से नहीं बोलता। और जादूगर का जुबान बोलता है क्योंकि उसके पास काम नहीं होता। बस वही है, कथावाचक को लाकर बैठाए हैं आसाराम के सगे भाई जासाराम, झेलते रहिए। इनका तो भाषण ही राशन है, खौफ खाइए और मोदी मोदी गाइए। बस आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहते हुए ये देश विचित्र दौर में है। बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर भगवान ने गूंगा बना दिया है तो लिखिए, अगर हाथ भी अपाहिज है, विकलांग पैदा किया है तो कम से कम खामोश रहिए। कोई अगर बोल रहा है तो उसके खिलाफ तो मत बोलिए।